नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पिट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस सेशन में हम लोग इससे जुड़े हुए सभी डायमेंशंस को कवर करेंगे। सिलेबस क्या है, कितने स्कोर पर हमारा एक पोस्ट सुनिश्चित हो सकता है और कब तक ये वैलिड है। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है इस बार और इस सेशन में हम लोग सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वृंदा एकेडमी पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं कन्हैया झा इस सेशन में इससे जुड़े हुए सभी डिटेल को डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहे अंत तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पर जुड़े हुए जो भी डिटेल मैं सामने लेकर आऊँ उसे आप लोग परिचित होते रहें। तो शुरू करते हैं हम लोग सेशन को बिल्कुल बेसिक से कि देखो, ये जो पेट का एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका जो सिलेक्शन आगे के दौर में होगा उसमें आप लेखापाल, चकबंदी पदाधिकारी जैसे पदों पर नियुक्त होने के योग्य माने जाओगे। उसके लिए एक अलग से फिर से एग्ज़ाम होगा। जिन बच्चों का परसेंटाइल अच्छा होगा उनको उसमें जो है मौका मिलेगा। और हाँ, जहाँ तक रहा इस पेट का स्कोर, तो पेट एग्ज़ाम से आपका केवल एक स्कोर बनता है और पिछला जो पेट एग्ज़ाम था वो 2023 में हुआ था। 2024 में कोई पेट एग्ज़ाम नहीं हुआ और इसके कई सारे कारण थे। लेकिन 2025 का जो ये पेट एग्ज़ाम होने वाला है ये बहुत नया होने वाला है, क्योंकि पिछले साल का 23 का जो पेट एग्ज़ाम था उसकी वैलिडिटी केवल 1 साल थी। लेकिन इस बार जो पेट एग्ज़ाम होने जा रहा है इसकी वैलिडिटी 3 साल कर दी गई है। 3 ईयर इसकी वैलिडिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 साल में अगर कोई लेखपाल या इस तरह के पद निकलते हैं समूह गौ के, तो आप उसके लिए योग्य होगे। उसका प्रीलिम्स समझ लो आपने पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। एक और राउंड का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपको आपका पोस्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस बार का पिट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब शुरू करते हैं कि इसका डिटेल कैसा आया है, अभी आयोग ने किस तरह से नोटिफिकेशन में इसको सामने रखा है। तो आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार आप जो आवेदन है, जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो 14 मई 2025 से शुरू होगा और 17 जून 2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा सकता है। इसमें 17 जून 2025 तक का डेट होगा। तब तक आप जो है अपने फीस वगैरह को यहाँ पर पे कर सकते हो। और बाद में आयोग ने कहा कि मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, नाम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया है, तो आप उसको सुधार भी सकते हो और इसके लिए कुछ और डेट बढ़ा दिया गया है, वो 24 जून 2025 है। इसका फीस बहुत नॉमिनल रखा गया है। जो जनरल और ओबीसी हैं दोनों को 185 रुपये देने पड़ेंगे। एससी एसटी के लिए 95 हैं, जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए 25 है। और ये सारा बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। अभी मैं बताऊंगा किस वेबसाइट पर जाना है आप लोगों को, और एसबीआई आई कलेक्ट या ई चालान से आप इसको पे कर सकते हो। आयु सीमा इसकी न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। अब आते हैं इससे जुड़े हुए अगले डायमेंशन पर कि कहाँ आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो देखो, ये जो फॉर्म, ये जो पूरा एग्ज़ाम है, इसको कंडक्ट कराता है हमारा उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसको शॉर्ट में यूपी ट्रिपल एससी कहा जाता है। अब आपको इसी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और यहाँ पर जैसे ही आप विजिट करोगे तो एप्लीकेशन फॉर पिट का एक कॉल्यूम बनेगा और वहाँ पर जाके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वहाँ पे आप अपने डिटेल्स वगैरह को फिल करो और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बहुत आसान प्रोसेस है और ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है। रेयर ही ऐसा हुआ जब ये हैंग करता हो, तो बहुत आराम से हो जाएगा। शुरू में अगर आप इसको फिल करोगे तो सेंटर आसपास मिल जाएंगे, बाकी तो सेंटर इनका डिपेंड करता है, जहाँ पे खाली होगा वहाँ पे अलॉट कर देंगे। ठीक है, अब आओ थोड़ा चलते हैं, इसके सिलेबस वगैरह को समझ लें। और हाँ, इससे जुड़े हुए किसी भी डिटेल को आप हमसे भी साझा कर सकते हो और इस पे व्हाट्सएप अगर करें तो मैं उसको डिटेल में आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए तो। हाँ, और एक और बात होगी कि जो पिछले साल का रहा, तो पिछले साल जो 2023 का पिछले बार जो हुआ है पिट का एग्ज़ाम, उसमें काफ़ी बच्चों का 97 प्लस तक परसेंटाइल रहा। परसेंटाइल जो बाद में निकाला जाता है, तो इन बच्चों का जो जनरल कैटेगरी में थे उनका नहीं भी हुआ है। तो 97 परसेंटाइल पिछली बार सेफ नहीं था। लेकिन चूंकि इस बार ये 3 साल का होने जा रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप अगर 90 प्लस परसेंटाइल भी ला रहे हो तो
आपका सेफ जोन रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं, चुनाव का वर्ष है। तो इस चुनाव के दौर में उत्तर प्रदेश सरकार में भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी पेंडिंग हैं, तो काफ़ी संभावना होगी। जो भी बच्चे, देखो इसमें खास बात ये है कि जो बच्चे हमारे यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे आरओ एआरओ की प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, या यूपी के दूसरे एग्ज़ाम को तैयार कर रहे हैं, वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ये एक ओपन कंपटीशन है, तो बिहार के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एमपी के बच्चे भी इसमें आते हैं, इवन आसपास के स्टेट जैसे उत्तराखंड से भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल इसको नहीं लेना है समझ के कि ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसी चीज़ें। यहाँ पर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, आयोग बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्नों को तैयार करता है, और आप ये मानकर चलो कि कंपटीशन में बहुत अच्छे बच्चे बैठते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होगी तो फिर आगे चलकर थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए आज से ही इसकी तैयारी में लग जाएं, और देखो अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो आगे भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पीसीएस में भी उसी तरह के दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये पूरा एग्ज़ाम एक बहुत उच्च स्तरीय एग्ज़ाम है, बहुत क्वालिटी का एग्ज़ाम होता है। अब आते हैं, देखो इसके सिलेबस को देखें अगर, तो इसका सिलेबस बहुत डिटेल्ड है, हर एक चीज़ इसमें रखा गया है। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चन का लेवल हर एक एग्ज़ाम की तरह इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत हल्के होंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत भारी होंगे, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 90 परसेंटाइल का मतलब हुआ कि अगर आप 75 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन तक अगर कर ले रहे हो, इसका मतलब कि आपके परसेंटाइल 97 98 के आसपास दिखाई पड़ेंगे। तो जिस तरह का क्वेश्चन है उसमें बड़े आराम से इसको किया जा सकता है, अगर आपकी तैयारी और उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही। चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को और बाकी परीक्षा के पैटर्न को देख लें। तो देखो ये जो पूरा परीक्षा है इसका एक ही पेपर होता है, बस एक पेपर सुबह में होगा या फिर शाम में होगा, 2 सिटिंग में होता है, उसी में आपका पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। 2 घंटे का पेपर है वो, और इसमें टोटल 100 मार्क्स होते हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स यहाँ पे रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन भी होंगे। तो सिलेबस बहुत डिटेल है, जीएस के जितने सब्जेक्ट होते हैं साथ में मैथ रीजनिंग को भी यहाँ पर रखा गया है। एक एक करके हम लोग सबको देख लेते हैं। जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में जानते हैं कि बटा हुआ है। सबसे पहला हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन है, उसके बाद मेडिवल है, और फिर हमारा मॉडर्न आता है। तो ये कहते हैं कि भाई आप जो है अपने प्राचीन में से और मेडिवल में से 5 के लिए तैयार रहो, और जो मॉडर्न है वहाँ से हम ज़्यादा पूछेंगे 5। तो जो प्राचीन वाले हैं उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका वैदिक कल्चर, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश और ब्रिटिश राज का इम्पैक्ट, ये सारे होंगे। लेकिन खास बात इसमें क्या होगी कि इसमें यूपी में जो भी इवेंट हुए हैं उन सबको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो कि बुद्धा का पूरा लाइफ यहीं यूपी में स्पेंड हुआ है, और उनका ये एक तरह से जो था वर्क प्लेस था, तो यहाँ पर उनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो हर्षवर्धन पीरियड था, वहाँ इलाहाबाद में बहुत सारे हमने देखे कि समिट्स हुए हैं, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति वगैरह इस समय लिखे गए हैं, तो उस पर क्वेश्चन रहते हैं। तो थोड़ा यूपी के रेफरेंस में जो चीज़ें आए उनको वीवीआई करते हुए अच्छे से देख के जाना है, और क्वेश्चन उस पर नो डाउट आपको मिलेंगे। जो मॉडर्न होता है, तो मॉडर्न में हमारा स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष, मतलब 1857 के बाद की चीज़ों को देखनी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी विधायी संशोधन, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसका वेटेज ज़्यादा है। यहाँ भी यूपी के लिए खासकर प्रिपेयर करना है। यूपी स्पेशल का जो भी डायमेंशन होता है वो सब यहाँ पे देखना है। यूपी में ही हम देख रहे हैं कि रिवोल्यूशनरी जो आर्मी थी हमारी, जो क्रांतिकारी नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनका ये एक तरह से वर्क प्लेस रहा। उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। इसके अलावा भी किसान आंदोलन यहाँ पे हुए हैं। तो इस पर क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। खासकर यूपी का जो पीजेंट मूवमेंट है, किसान आंदोलन है, उसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। अब आते हैं ज्योग्राफी, भूगोल। तो भूगोल पर भी इन्होंने 5 क्वेश्चन कहे हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं दोनों को मिक्स करके हैं।
भारत का भूगोल खासकर इन्होंने ज़्यादा इसको एम्फेसाइज किया है। भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना है। भारत की नदियाँ एवं नदी घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पठार, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, तो इनको आप ब्रीफली प्रिपेयर करो। और खासकर जो हमारे रिवर्स हैं, नदियों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और नदियों से हम अगर देखें तो ट्रिब्यूटरी रिवर, गंगा रिवर का खासकर पूरा यूपी में ही फ्लो मिलता है, चाहे वो रामगंगा नदी हो या गोमती हो, घाघरा हो, गंडक हो, या इधर से अगर हम देखें तो चंबल हो, केन हो, बेतवा हो, इवन यमुना है। तो सारी नदियों का पूरा जाल तो यूपी में ही दिखता है। तो क्यों ना यूपी के लिए हम कहें कि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने जा रहा है। तो इनमें खास ध्यान रखना है। पर्वत में हमारा हिमालयन रेंज है ही, साथ में पेनिनसुलर इंडिया से भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। पुराने और सरल क्वेश्चन होते हैं, जैसे सतपुड़ा वगैरह हैं तो सबसे ऊंची चोटी क्या है, या दक्षिण भारत है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे अनाईमुडी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, यही सब क्वेश्चन होते हैं। और थोड़े बहुत डेप्थ में भी ये जाते हैं, जैसे माउंटेन को अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ में, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो पीसीएस से भी उठाते हैं ये, और आरओ एआरओ का जो पेपर होता है उससे भी ये क्वेश्चन को उठाते हैं। तो क्वेश्चन का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि 2-4 चीज़ें पढ़ के हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जलवायु, टाइम जोन और जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जनसंख्या से बेसिक वाले क्वेश्चन होंगे, कैसे हमारा जो जनसंख्या संक्रमण हुआ है, और जैसे 1921 को ग्रेट डिवाइड कहते हैं, ये सब चीज़ें। इकोनॉमिक से भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे योजना, पंचवर्षीय योजना को अच्छे से देख लेना है, 5 ईयर प्लान जो भी है। तो 5 ईयर प्लान में हम देखते हैं कि पहली योजना जो थी हमारी एग्रीकल्चर पे थी, दूसरी योजना उद्योगों पे आई, तो पूरा एक डिटेल आपको उसको तैयार करके जाना है। बाकी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है तो आप जानते हो, जहाँ पे सार्वजनिक और निजी, मतलब जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के इंस्टीट्यूशन को अलाउ किया जाता है फंक्शन के लिए, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हरित क्रांति जो हम देखते हैं 1960 के दशक में आई थी, और ये जो हरित क्रांति हमारे कृषि क्षेत्र में आई थी तो उसका क्या प्रभाव रहा, इसमें खासकर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने हैं। जैसे मान लो नॉर्मन बोरलॉग थे मैक्सिको के, उन्होंने ही सबसे पहले आविष्कार किया था बौनी प्रजातियों का, ड्वार्फ वैरायटी का, इस पर आपको ध्यान रखना है। जबकि हरित क्रांति नाम विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर था, तो विलियम गॉड ने ही इसको कहा था कि इसका नाम हरित क्रांति है। बाकी नोबेल प्राइज़ वगैरह मिले भारत में स्वामीनाथन, तो स्वामीनाथन साहब ने इसको लीड किया था। और इनको भी ध्यान में रखना है। ऑपरेशन फ्लड, तो जानते हो आप लोग कि वर्गीस कुरियन साहब ने ऑपरेशन फ्लड को लीड किया इंडिया में, और गुजरात के आनंद से धीरे धीरे ये नेशन वाइड एक प्रोग्राम बन गया, और काफ़ी सारे फेजेज इसमें रहे। ऑपरेशन फ्लड मिल्क से रिलेटेड है। बैंकों में जो सुधार है इस पर भी पढ़ के जाना है कि कैसे 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर से रिफॉर्म आते गए। तो ये सब चीज़ें, आर्थिक सुधार को थोड़ा सा देख लेना है कि 1991 का जो हमारा आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसके क्या फीचर्स थे। और बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जीएसटी वगैरह देख लेना है, और करंट को थोड़ा सा देख लेना है। करंट में जो नई स्कीम चल रही है, जो भी अभी गवर्नमेंट की स्कीम है या उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है, उस पर क्वेश्चंस दिखेंगे। संविधान के क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। संविधान के क्वेश्चंस में अगर आपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ रखा है, जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं, निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, तो कवर हो जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल, अनुच्छेद आधारित प्रश्न ज़्यादा होंगे, तो अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। कम से कम 50 अनुच्छेद तो जरूर याद होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 1 है हमारा, जो कहता है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। इसी तरह आर्टिकल 2 आप जानते हो कि ये एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट है, मतलब नए किसी राज्य को अगर भारत के राज्य में मिलाना है तो आर्टिकल 2 अप्लाई होगा। थर्ड आर्टिकल जैसे हमारा ये कहता है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होगा, नाम चेंज कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा हमको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा सिटीजनशिप वाला है 5 to 11, इससे कम बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर इसके बाद हम चलें 12 to 35 फंडामेंटल राइट, एक एक आर्टिकल पर क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी पे जितने क्वेश्चन बनते हैं, डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, और 36 से 51 तक का डीपीएसपी का पूरा आर्टिकल रट के जाओ, इस पर क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। इसके बाद 51 से आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है यूनियन, संघ का शासन,
और वहाँ पर भी प्रेसिडेंट से जितने आर्टिकल आते हैं क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटी में ज़्यादातर आर्टिकल्स पे काम करने हैं और खासकर जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, संघीय प्रणाली है, इनको समझ के जाना है कि शक्ति का पृथक्करण क्या है या फिर शक्तियों का विभाजन क्या है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ के जाना है, आर्टिकल्स वगैरह देख के जाने हैं। हाँ, पंचायतों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होगा, ये फिक्स टॉपिक है। तो इसमें जो आपके जो हमारे कमीशंस और कमिटीज़ हुए हैं, जैसे सबसे पहला बलवंत राय मेहता कमेटी था जिसने कहा कि भाई 3 टियर सिस्टम होगा, तीन स्तरीय पंचायती राज सिस्टम होगा। उसके बाद जो हम देखते हैं 2 अक्टूबर 1959 को हम एक पंचायती राज की स्थापना देखते हैं राजस्थान के नागौर में। तो ये सब क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता कमेटी आई, उसके बाद जीवी के राव कमेटी आती है, LM सिंघवी कमेटी आती है। तो ऐसे बहुत सारे कमेटीज़ आए। फाइनली जो एक्ट था वो 93 में इनैक्ट हुआ है 24 अक्टूबर को। तो इस पर क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन इस पर रहेगा। इस बीच में आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको इसमें किसी भी तरह का एक कोचिंग सपोर्ट चाहिए कि तैयारी करें, किस बुक से करें, कंटेंट क्या हो और प्रॉपर क्लासेस चाहिए, तो आप इसके लिए वृंदा IAS एकेडमी, वृंदा अकेडमी है ये, वृंदा एकेडमी जो मेरी एकेडमी है, इस पर आप कंसल्ट कर सकते हो। एक नंबर ये 7903309455 मेरा नंबर है और 9310500311 ये कोचिंग का नंबर है। तो आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करो और उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 499 इसका एक नॉमिनल चार्ज है और इसमें आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी अकॉर्डिंगली। साथ में इसके कुछ टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे और एक थॉरो प्रोग्राम होगा। ये पूरा बाइलिंगुअल है और ज़्यादा फोकस हिंदी मीडियम में ही रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे हिंदी के ही हैं, लेकिन इंग्लिश में भी कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप इस पर जुड़ सकते हो और अच्छे रैंक के साथ मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर सफलता दिलवाऊं। इसके बाद अगला जो इसमें आता है चैप्टर वो है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान में 5 क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जैसे हार्मोन्स क्या हैं, तो हार्मोन्स के डिफिशियंसी से कौन से सिंड्रोम होते हैं, कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, वगैरह वगैरह। अंक गणित के क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं और लेकिन बहुत टफ नहीं आते हैं। आप अंक गणित के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करें तो दिमाग में ये बात रखें कि ये तो जो बेसिक इन्होंने परसेंटेज या ये सब समीकरण इक्वेशन वाले क्वेश्चन रखे हैं, इसके साथ ये DI पूछते हैं। DI पर क्वेश्चन होगा डाटा इंटरप्रिटेशन पर और खासकर वहाँ पाई चार्ट वगैरह वाले क्वेश्चंस होंगे। तो पाई चार्ट वगैरह पे आपको फोकस करके जाना है। पाई चार्ट पे क्वेश्चन बनेंगे। DI के क्वेश्चन खासकर सॉल्व करके जाइएगा, क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आगे चलते हैं सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी बहुत आसान आते हैं। अगर बेसिक भी तैयारी कर लिया है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तो इसको कर सकते हैं। पिछले बार भी बहुत आसान से आए थे। ज़्यादातर ये UPPCS वगैरह में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को उठा रहे हैं, या RO के जो क्वेश्चन बने हैं उन्हीं पर इनका ज़्यादा कंसर्न रहता है, उसी से ये ज़्यादा पूछते हैं। इंग्लिश भी बहुत आसान होता है और फिर कैलेंडर, घड़ी वगैरह वाले रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। करंट से 10 क्वेश्चन है। तो करंट को कम से कम आप 4 से 5 मंथ का करंट पढ़ के जाइए। इसके लिए बहुत सारी मैगजीन्स हैं। घटना चक्र का भी मैगजीन अच्छा आता है, इवन और भी हैं 1-2 मैगजीन जो UP के वो फोकस करके निकालते हैं। तो करंट भी ठीक ठाक पूछा जाता है। इसके बाद जो बेसिक है ये हमारे पर्यटन स्थल, कला, संस्कृति, पुस्तकें, तो ये सब लूसेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपने कभी अगर भारत जो सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय की किताब होती है, अगर उसको कभी पढ़ा हो तो उसका भी जिस्ट देख सकते हैं, उसका भी किताब आता है। या फिर आप लूसेंट भी से कवर कर सकते हो। 10 क्वेश्चन होते हैं, लंबा, ऊंचा, छोटा, बड़ा, ये सब पूछे जाते हैं। तो आसान से सेगमेंट है। इस तरह से इसका पूरा सिलेबस है। लास्ट में हिंदी पर इनके क्वेश्चन होंगे 10, बहुत आसान आते हैं, थोड़े प्रैक्टिस कर लें तो। और ये ग्राफ वाले 10 हैं जो मैंने कहा, DI वाले और तालिका वाले 10 हैं। तो इस तरह से ये पूरा इसका सिलेबस बटा हुआ है। और फॉर्म भरने के साथ ही मेरा ये मानना है कि आप लोग तैयारी में जुट जाओ।
इसकी तैयारी जितनी सीरियस होके करेंगे उतने अच्छे स्कोर आएंगे, और अगर स्कोर अच्छा होगा तो आप खुद ही समझदार हो कि कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। तो बिना देर गंवाए इस तैयारी को शुरू करें और रूटीन बना के तैयारी पे काम करना है। सुबह क्या पढ़ना है, दोपहर क्या, शाम में क्या। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं तो ज्वाइन करो, मैं बिल्कुल बेसिक के साथ लेके चलूँगा, थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा नहीं होगा ये इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होता है तब तक वृंदा एकेडमी आपके साथ खड़ा रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस एग्ज़ाम के ऊपर में लगातार वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।